तो थोड़ा सा इशू रहा नेट की वजह से भी, और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, कभी भी जो है किसी भी वक्त आ सकते हैं किसी के भी साथ भी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब ने इतना कोऑपरेट किया है, इतनी कंसिडरेशन के साथ जो है वो मेरे मैसेजेस के रिप्लाई देते रहे, कनेक्ट रहे, जिसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू एंड ऑल्सो रियली अपोलोजाइज टू फॉर इनकन्वीनियंस। और यही चीज़ है कि अभी पूरा ये ज़ाहिर ऑनलाइन सेटअप है, तो थोड़ा सा जो है वो हम सब दोनों ने जो है आप लोग और बिना मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस या कॉपरेशन के जो है वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकें क्लास। कुछ चीज़ें मैंने जो आज स्टार्ट की हैं बिहेवियर के हवाले से, क्योंकि थोड़ी सी ज़रा ऑनलाइन क्लास है, अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम बुशरा अब्दुल जब्बार। आई हैव डन MBA in finance from Iqra University, and also have done MPhil from St. Madhusam University, and doing PhD in progress. Right now, I have many experience relevant to the different universities. I have been teaching since last 8 years from Federal Urdu University. In the meanwhile, many university I have been teaching as a visiting faculty member, like Hamdard University, Benazir Shaikh University, approx 3 years approx estimated for as a visiting teaching faculty. And I have some research papers which is based on international publication, and I'm also Quran Hafiza and performed Hajj as well. Anything else you can ask me about myself? Otherwise, we will start our class. If you have asked and if you have problems relevant to the recording and audio, so you can chat me and you can write in chat box. Otherwise, you can write in also group. अच्छा जी, गर्ल्स के हवाले से जरा मुझे जो है ग्रुप जो है वो गर्ल्स का अपने ग्रुप के आगे नाम लिखते हैं गर्ल्स ना, तो मुझे याद रहेगा, ताकि अगर इन द मीन वाले कभी आबिद भी आपके साथ कनेक्ट ना हो पाए तो कम से कम मैं तो आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। तो थोड़ा सा जो है वो आबिद जो है वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और बहुत थैंक्स आबिद आप लोगों का, आप सब सारे बच्चों का जो आप लोगों ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं जी ह्यूमन साइकोलॉजी की। पहले तो हम बात करते हैं ह्यूमन और बिहेवियर। जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो फौरन हमारा दिमाग बात करता है, काम करता है साइकोलॉजी पे, कि साइकोलॉजी हमें क्या बता रही होती है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि साइकोलॉजी हम किस बात को कहते हैं? इतना ये जो आज आप लोगों ने मेरे साथ काम किया है, आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया है, आप भी और ये आप सब स्टूडेंट्स मेरे साथ जो है कोऑपरेटेड रहे, तो ये इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? क्योंकि हम एक-दूसरे के साथ वेल बिहेव रहे हैं, हालाँकि हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, मेरी आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास है और हम एक-दूसरे के साथ इन टच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने एक-दूसरे को अंडरस्टैंड किया बिकॉज़ ऑफ दिस के वी आर वेल बिहेव्ड एंड वी आर वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो हम सोसाइटी को नहीं बिल्डअप कर सकते। हम एक-दूसरे के आर्ग्यूज़, एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स, एक-दूसरे की कंसिडरेशंस या सोसाइटीज़ के इश्यूज़, इनको अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे या हम उनको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम बिहेवियर नहीं पैदा कर सकते। तो बिहेवियर के बेस पर जो है वो हमारा जो है वो माशरा तश्कील देता है, इंडिविजुअल यानी कि हमारा पूरा घर, हमारा घराना, हमारी सोसाइटी, ये सब चीज़ें जो है वो बिहेवियर के बेस पे देते हैं। इसलिए ये बिहेवियर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के बेस पे ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर भी जो है वो पढ़ाया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले होता है, जबकि ह्यूमन बिहेवियर तमाम इंसानों के लिए होता है, ताकि हम सब एक-दूसरे के साथ अच्छा कोऑपरेट कर सकें, अच्छी तरीके से बात कर सकें, अच्छे तरीके से डील कर सकें। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो अब ज़रा मैं बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर कोई मुझे बता सकता है कि साइकोलॉजी से हम क्या समझते हैं? साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि साइकोलॉजी को जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर वो ह्यूमन बिहेवियर के नाम से पढ़ाते हैं। असल में वो साइकोलॉजी है। लेकिन साइकोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट इसलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो सके कि
कि असल में ह्यूमन बिहेवियर इसी से अराइज होता है। तो कोई मुझे ज़रा बता सकता है कि साइकोलॉजी, ये हम ये कहते हैं साइको पर्सन है, ये क्यों कहते हैं, हम किस बात पे कहते हैं? एनीवन कैन आस्क, एनीवन कैन गिव मी आंसर अबाउट माय रिगार्डिंग माय क्वेश्चन। और दरअसल ये आप लोग अपना नाम भी जो ना यहाँ पर प्रॉपर लिखें। जैसे अभी किसी ने Vivo908 लिख दिया है, तो कोई मुझे ज़रा थोड़ा सा ना सब अपने अपने नाम बताएं, ताकि हम लोग जो है ना आराम से समझ सकें। अच्छा आबिद, और मुझे ये भी बता दीजिए इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, और ये सब इनकी अटेंडेंस भी आज जो है वो मार्क होगी। हाँ जी, कोई मुझे बता सकते हैं जो मेरे क्वेश्चन है सब तक पहुँच रहा है, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? मैम किसी का माइंड, जैसे माइंड पढ़ना है, उसका एटीट्यूड जज करना और बिहेवियर उसका देखना। अगर कोई वहाँ नहीं बता सकता तो मुझे इसमें चैट में भी बता सकते हैं कि साइकोलॉजी है क्या चीज़, साइको हम क्या कहते हैं, साइकी से क्या मुराद है? चलिए जी, मैं अपडेट कर देती हूँ। साइकोलॉजी दरअसल हम कहते हैं जी नफ्सियात, यानी कि हमारी नफ्सियात से ही हम जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, कि हमारी नफ्सियात हमें क्या बता रही है। नफ्सियात का मतलब पागल नहीं होता, कोई दिमाग खराबी को हम नफ्सियात नहीं कहते। इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी की कंडीशन में की जो जब बात आती है, जब यहाँ पर जो है पागलपन और डिसऑर्डर्स की बात आती है। लेकिन नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो एक बंदे की नफ्सियात, एक बंदे की साइकी क्या है, ताकि हम उसको साथ उसको डील कर सकें और उसको समझा सकें, उसको बता सकें कि वो कैसे हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता है। अब उससे मुराद क्या है जी? नफ्सियात का या साइकोलॉजी का दूसरा नाम है मेंटल स्टेबिलिटी। किस तरह की मेंटल स्टेबिलिटी है, किस तरह की माइंड का बंदा है, क्योंकि यहाँ से बात जो है वो आपकी जबान से निकलती है। हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब से मिलके जो है वो ह्यूमन बिहेवियर बनता है। लेकिन जब तक वो दिमाग में रहता है तो वो एटीट्यूड को डेवलप कर रहा होता है। लेकिन जब वो शो हो जाता है लेकिन जब वो शो हो जाता है तो वो अपने आप को जो है वो बिहेवियर की तरफ लेकर आ जाता है कि हम कैसे बिहेवियर के बनते हैं। अगर मैं बहुत अग्रेसिव हूँ तो वो मेरी बात करने के अंदाज से फौरन चल जाएगा। अगर मैं बहुत फ्रेंडली हूँ तो मेरी बात करने के अंदाज से पता चल जाएगा, फौरन अंदाजा लगा लेंगे जी ये फ्रेंडली हैं, ये एंग्री हैं, ये अनॉयड पर्सन है, ये बहुत जो है वो एंग्री यंग मैन, जो हम कहते हैं एंग्री मैन, वो हैं, पोलाइट हैं, सेंसिटिव हैं, ठीक है, फ्रेंकनेस है इस बंदे में। तो ये सारी चीज़ों से अंदाज़ा हम उसकी साइकोलॉजी को लगा लेते हैं कि किस दिमाग का बंदा है। जैसे हर टीचर का अंदाज़ा आप लगा लेते हैं 1 से 2 क्लास पढ़ाने में। तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सा टीचर कैसे और कब और कहाँ मतलब किस अंदाज़ से पढ़ा रहा है हमें। तो हमें उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी अपनी एलोकेशंस हम इसी तरह रख सकते हैं। ऐसे ही है, तो इसीलिए हम इसको जो है वो कहते हैं कि जी साइकोलॉजी से जो है वो ह्यूमन बिहेवियर बिहेवियर निकला है। अब इंसानों का बिहेवियर का मतलब है कि हम तमाम इंसानों का एक-दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है, हम एक-दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, एक-दूसरे के सोसाइटी को कैसे बिल्डअप करते हैं। तो उसके लिए अब हम आगे पढ़ते जाते हैं। अब स्लाइड आपको ज़रा मैंने दे दी है। आज के लिए थोड़ा-सा ये इंट्रो रखते हैं, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर अपनी सारी अरेंजमेंट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब ये है, अब व्हाट इज़ बिहेवियर? पहले हम बात कर रहे थे कि हम जब मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ द वर्ड बिहेवियर टू मीन कंडक्ट, यानी कि कंडक्ट करना। तो बिहेवियर इज एनीथिंग दैट अ पर्सन डज, यानी कि कोई भी चीज जो पर्सन करता है वो अपना बिहेवियर कहलाता है। खाता है, सोता है, बैठता है, उठता है, उससे उसका बिहेवियर श्योर होता है कि अगर वो हाथ बिल्कुल मुट्ठियां पकड़ के खा रहा है तो वो किस तरह का आदमी है। वो हाथ निवालों को बंद करके खा रहा है, मुंह बंद करके खा रहा है, तो वो कैसे बिहेवियर का बंदा है। ठीक है, वो स्पून के साथ खा रहा है तो वो कैसे बिहेवियर का बंदा है। वो जिस तरह से बात कर रहा है उससे उसका उसके उठने बैठने से आप उसके बिहेवियर को जाहिर करते हैं। हम पूरी पर्सनैलिटी को उनके उठने-बैठने, उनके खाने-पीने, उनके आउटफिट, उनकी पर्सनैलिटी के रवै बदलते मिलते-जुलते रंग, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब से हम जो है रवैये को जो है वो करते हैं। इन साइकोलॉजी
बिहेवियर इज रिगार्डेड एज एनी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग मतलब पता है बनी नो इंसान को कहते हैं हम। तो कोई भी बिहेवियर जो रिगार्ड कर रहा है ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी, यानी जितनी एक्टिविटी हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो उसी से आप जो है वो बिहेवियर को अकर्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने खाने पीने और बैठने उठने के अंदाज को बता दिया। मोस्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स रिजल्ट क्या बताता है, फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज कल्चर, एटीट्यूड, emotions, values, ethics, authority, rapport, persuasion, coercion and genetics। ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, जिनकी बेस पर बिहेवियर का हम रिजल्ट्स निकालते हैं। रिजल्ट अब कैसे हम कहते हैं भाई, जिस बैकग्राउंड से आया तो उससे हमें पता चल जाता है कि जी है ना, ये बंदा इस बैकग्राउंड से आया, डिफेंस के बैकग्राउंड से आया है, तो उसका मतलब बर्गर टाइप का बंदा होगा। तो ये जो है ना, उसके बिहेवियर से लगता है कि हाँ जी मम्मी डैडी है, ऐसे कहते हैं हम, ऐसे कहते हैं। बेटा क्लास यूट्यूब पे आए या नहीं आई तो उसका लिंक जो है वो मुझे जो है वो मैं उनसे पूछूंगी कोऑर्डिनेटर से। अभी तो फिलहाल आपको ये रिकॉर्डिंग में सारी जो है वो आपके ग्रुप में डाल दूंगी, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो आप उसी से ओपन करके जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बात कर रही हूँ बिहेवियर के तरीकेकार की, कि इसका रिजल्ट हम कहाँ कहाँ से लेते हैं। यानी किसी के कल्चर से, कल्चर कहाँ रहता है, उसका रहन सहन, उसका इन्वायरमेंट, उसका पहनना ओढ़ना, उसका कल्चर बता रहा होता है, और उसकी वजह से उसका बिहेवियर। जैसे बलोची हैं तो वो अपने बिहेवियर अपने कल्चर से पहचाने जाते हैं, पंजाबी हैं तो अपने बिहेवियर अपने कल्चर से पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से पहचाने जाते हैं। तो ये कल्चर यानी सकाफत से हमें पता चल जाता है कि उनका बिहेवियर किस तरह का है। पठान है, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, बहुत सारी हिंदको हैं, बहुत सारी जबानें, अंग्रेज हैं, ईसाई हैं। अच्छा अंग्रेज अभी तो मजहब की तरफ चले गए, मजहबियत से भी हमें पता चल जाता है। इसके अलावा जो है कंट्री वाइज भी हमें पता चल जाता है, कल्चर वाइज भी हमें पता चल जाता है, वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर। तो ये सारी चीजों से हमें बिहेवियर पता चल जाता है बहुत आसानी से, और हम उनको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब आगे हम बात करते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स उसी चीज का नाम है जिसे हम ये कहते हैं कि एटीट्यूड आपकी थिंकिंग को बिल्डअप कर रहा है। एटीट्यूड्स यानी अभी रवैया जाहिर नहीं हुआ, अभी इन योर माइंड है, और जब दिमाग में आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करना भी जरूरी है। ऐसा ही है। होती ये भी रवैये की किस्म है, लेकिन क्या है, ये जैसे कहते हैं ना कि ये एक नाउन है, गुड एटीट्यूड। यानी आप ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड को हम पोस्चर्स के ऊपर डाल सकते हैं, पोजीशंस के ऊपर डाल सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एटीट्यूड जो होता है, बैलेट पोजीशन सिमिलर टू द, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रवैये जाहिर नहीं होते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन पर होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं जी एटीट्यूड। ठीक है जी। और जो बिहेवियर होते हैं वो हर एक के साथ जो है वो कंडक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो हमारे एटीट्यूड से भी हमें जो है वो पता जाता है कि जी ये बहुत रूड एटीट्यूड का मालिक है। तो वो क्या होता है, अभी जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन हम उसको जो है सिर्फ शो कर रहे होते हैं, या हमारे माइंड में होता है, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से सामने आ जाता है, या हमारी बात करने से हमारी स्पेसिफिक वैल्यूज का पता चल जाता है कि ये खासियत ये रखता है। रवैया बिहेवियर तो सबके साथ ही ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी रिकॉग्निशन बन जाती है। ऐसा ही है।
तो इससे भी आपको जो है वो बड़ी चीज़ों का पता चल जाता है कि आप कैसे अपने चीज़ों को स्पेसिफिक कंडीशन को आप कैसे रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि वो जो सलूक होता है ना, उसको हम बिहेवियर कहते हैं और एटीट्यूड जो होता है वो हमारा रवैया कहलाता है। तो रवैया कैसे अख्तियार करना है, तो वो किससे ज़ाहिर होगा? वो सलूक से ज़ाहिर होगा। कैसा सलूक रखते हैं आप? तो वो सलूक ज़ाहिर करता है आपके रवैयों को, कि आपका रवैया बहुत सख्त है, तो सख्त मिज़ाजी जो है, वो आपके सलूक में आ जाती है कि आप हर एक के साथ सख्त रहते हैं। ठीक है ना? आप कैसे सबके साथ सलूक रवा रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इससे भी आपका बिहेवियर पता चलता है। अब अगर हम बात करते हैं इमोशंस, आपके इमोशंस, आप किसी के साथ कितनी फीलिंग्स रखते हैं, किस रिलेशनशिप के साथ ज़्यादा कन्वीनिएंट होते हैं, ज़्यादा फ्रैंकली होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव जिस रिश्ते को लेकर होते हैं, तो ये इमोशंस भी आपके बिहेवियर को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। जिसे हम ये कहते हैं कि जी ये अगर हमें प्यार से समझा रहा है तो भी हमारा अपना है, गुस्से से समझा रहा है तो भी हमारा अपना है, क्योंकि उसके इमोशंस ही ऐसे हैं। वो ऐसा ही बंदा है, वो इसी तरीके से ही बात करता है, वो इसी इमोशंस से बात करता है, उसका यही रवैया रहता है, यही सलूक रहता है कि वो इसी तरह हमसे बात करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ यानी कि इम्पोर्टेंस, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या वैल्यूज़ रखता है? मेरे लिए वैल्यू क्या कल्चर रखता है? मेरे लिए वैल्यूज़ क्या मज़हब रखता है? मेरे लिए वैल्यूज़ माँ-बाप ज़्यादा रखते हैं। मेरे लिए वैल्यूज़ ज़्यादा दोस्त रखते हैं। मेरे लिए वैल्यूज़ माँ-बाप से भी ज़्यादा जो है वो माँ रखती है या बाप रखते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, उनकी बेस पर हमारे बिहेवियर हो रहे होते हैं और फिर हम भी ये कहते हैं कि जी हाँ, ये अपने माँ-बाप के ऊपर है या उस दोस्त के साथ ज़्यादा रहते हैं इसलिए इसका रवैया ऐसा हो रहा है। ये अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहता है तो इसलिए ज़्यादा ऐसा अच्छा हो रहा है या बिगड़ रहा है। या बाप के साथ ज़्यादा रहता है तो उसमें ये ख़ासियत पाई जा रही है। मतलब अच्छाई या बुराई का डिटर्मिनेशन हम वैल्यूज़, इमोशंस और अपने बिहेवियर यानी कि इनसे भी आपका बिहेवियर जो है वो जजमेंटल हो जाता है। एथिक्स, एथिक्स क्या है जी? नॉर्म्स, कंडीशंस, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें जो है वो एथिक्स कहलाती है। पॉलिसीज़, रूल्स, प्रिंसिपल्स, आप यूनिवर्सिटी आते हैं, आपको पॉलिसीज़ बता दी गई हैं जी 9 टू 2 आपकी क्लास होगी, इस तरह की इस टाइमिंग पे है, आपने हर टाइम हर काम में इस्तेज़ा करना है, आपने ग्रेडिंग ऐसे मैनेज करनी है, आपकी क्विज़ेज़ आपके वाइवा होंगे, आपका मिड टर्म होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें ये बता रही हैं कि ये हम नॉर्म्स और ये पॉलिसीज़ अगर ये ना हो तो हम एथिकल ना हो। अब अगर आप 5 मिनट लेट होते हैं, 10 मिनट लेट होते हैं, आधा घंटा लेट होते हैं, जैसे अब ऑफ़िसेज़ में तो ये होता है कि भई जी 1 घंटे के लिए लेट हो गए तो लीव लग जाती है। तो उससे क्या हो गया, बुरा करने की पनिशमेंट, अच्छा करने का रिवॉर्ड। अगर आप लेट हुए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपसे गलती हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट हुई है या आप रूल्स को जानते तब भी आप नहीं मान रहे हैं। तो ये क्या है जी, आपको अगर ये गलती की पनिशमेंट मिलेगी तो ये आपको याद रहेगा कि आप उसको बेहतर करेंगे। इसी तरह अगर आप लोग लेट होते हैं तो बहुत सारे जगहों पर जो है वो एब्सेंट भी लग जाती है या आपकी मार्किंग नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो एथिक्स जो है वो डिटरमाइन करता है कि एथिक्स बताता है राइट और रॉन्ग एंड उसके बिहाफ पर आपकी जो है वो बिहेवियर अब ऑटोमेटिकली आपको पता होता है अपने एथिक्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन तो आप फौरन अपने बिहेवियर को उसी हिसाब से डालते हैं। आप जैसे भी होता है अपने ऑन टाइम उसी जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी? अब अथॉरिटी की बात करते हैं, अथॉरिटी से भी आपके बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे इस वक़्त मेरी और आपकी जैसे इस वक़्त आबिद की अथॉरिटी है कि हर हाल में वो मेरे मैसेजेस को आप तक कन्वे करेगा और आप जो है वो चीज़ें आप तक पहुँचाएगा, तो ये उसकी अथॉरिटी मैंने उसको ऑथराइज़ किया है और उसकी उस अथॉरिटी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो कैसे परफ़ॉर्म करता है इन सारे क्राइटेरिया को। ठीक है जी? तो उससे भी वो अथॉरिटी ने जो इसलिए आप लोगों से सबसे आगे बढ़ गया वो। जैसे आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि वो कोई पढ़ाई में ही किसी चीज़ में, इसलिए उसको सीआर बनाया गया कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अहल है, इसलिए उसको ऑथराइज़ भी किया गया है। तो उसी ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा कि हाँ जी, वो आपको जो है वो बता भी सकता है आपको डरा भी सकता है, आपको मेरे हवाले से या आपके हवाले से बहुत सारी चीज़ों का वो ऑथराइज़्ड है। टाइम के हवाले से है, मैं उसके साथ डिस्कस कर सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है जी? अच्छा जी, ये का मतलब है रेपुटेशंस, वही बात बात है कि आपकी रेपुटेशंस क्या है, आपका स्टेटस क्या है, तो उससे भी जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है जी, कि स्टेटस और रेपुटेशन से आपके बिहेवियर में चेंज आता है। मैं एक क्लर्क आई हूँ तो मेरी रेपुटेशन, मेरा स्टेटस कुछ और है। जब मैं मैनेजर बन जाती हूँ,
फ़ौरन मेरे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। थोड़ा-सा मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, थोड़ा वैल्यू देने लग जाती हूँ अपनी पर्सनैलिटी को, और मैं ये भी अज़्यूम करती हूँ कि मुझे भी वैल्यू दी जाए। ठीक है जी। पर्सुएशन, पर्सुएशन भी आपका जो है वो एक कायल करना, आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, आपकी पर्सुएसिवनेस क्या है दूसरों के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो कोर्जन्स भी ये कहते हैं जी एक दूसरे को हम आहंगी पैदा करना। तो हम आहंगी के लिए भी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है बिहेवियर है, तो हम आहंगी होगी, जैसे आपकी और मेरी बीच में कोऑर्डिनेशन है, तो लाज़िमी बात है कि हम आहंगी होना बनता है। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ रही है? और मुझे एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से क्या, आपके बाबा अजदाद में अगर किसी में गुस्सा पाया जाता था तो वो आप में भी पाया जाएगा, यानी कि आपके दादा गुस्से वाले थे तो आप में भी वो चीज़ आ रही है, आपकी दादी बहुत जो है इंटेलिजेंट थी तो आप में भी वो चीज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बिहेवियर किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी तरीके कार में जो है वो आपके सामने आ रहा होता है। अच्छा जी। अब अगर हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ठीक है जी। तो मॉडल्स हमारे पास क्या-क्या हैं जी? साइको एनालिटिक मॉडल है, एक्जिस्टेंशियल मॉडल है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर है, पर्सनैलिटी वर्सेस द एनवायरनमेंट है, कॉग्निशन वर्सेस द एनवायरनमेंट है। तो अभी तो हम पहला जो पढ़ रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं साइको एनालिटिक मॉडल, जो कि फ्रूड जो ऑथर्स थे उन्होंने इसको डिफाइन किया है और इसके ऊपर अपनी थ्योरी को जो है वो सजेस्ट किया है। थ्योरी नज़रिया होता है, लाज़िमी बात है, उनके अपने नज़रिए आते हैं, हमारे अपने नज़रिए आते हैं। नज़रिए जो होते हैं, थ्योरी विल बी चेंज बट लॉज़ कांट बी चेंज। तो थ्योरी में चेंजिंग आ सकती है, मेरी और आपके नज़रिए में फ़र्क हो सकता है। तो अब यहाँ पर बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज़ कॉन्शियस कहते हैं ना, कॉन्शियसली एक्सप्लेन्ड, अनकॉन्शियस इज़ द मेजर फैक्टर व्हिच गाइड्स द इंडिविजुअल बिहेवियर। जो कॉन्शियसली एक्सप्लेन्ड होते हैं वो बिहेवियर नहीं कहलाते। ये फ्रूड के हवाले से है कि फ्रूड जो है ये कह रहे हैं कि जी अ, फ्रूड ये कहते हैं कि जी अनकॉन्शियस जो है वो एक मेजर फैक्टर है जो गाइड करता है इंडिविजुअल बिहेवियर पर, और बिहेवियर पर जो डिपेंड्स करते हैं वो 3 फैक्टर्स हैं। आईडी यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है ना? कॉन्शियस का मतलब होता है जागे रहना, ज़ाहिर करना, दिमाग आपका जागा हुआ है, आपका ज़मीर जागा हुआ है। अनकॉन्शियस क्या होता है कि जो आपको समझ ही नहीं आता, यानी कि लाव-शऊर की बात हो रही है, जहाँ बात छुपी भी है, दबी भी है, अब वो बात अगर सामने हाज़िर होगी, तो वो किस तरह से होगी। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं ज़रा आईडी के ऊपर। आईडी की स्लाइड ज़रा आगे-पीछे हो रही हैं। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? चाइल्डहुड, प्लेजर्स प्रिंसिपल्स, unconscious, can be constructive and destructive, aggressiveness, fighting, destroying और कंट्रोल विद मैच्योरिटी। यानी कि आइडेंटिटी जो है वो चाइल्डहुड में आपकी पहचान हो जाती है, आपका नाम रखा जाता है, आपको बताया जाता है। एक बच्चा होता है तो वो अपने नाम को फ़ौरन अगर बार-बार सुनता रहता है तो उसको ये पता लगता है कि उसका नाम यही है, तो फ़ौरन रिस्पॉन्स देता है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसके बिहेवियर को जाँचते हैं। वो अगर बहुत डिप्रेस्ड होता है तो हम उसको रोने से पहचान जाते हैं कि उसको कोई पेन है या उसे भूख लग रही है या कोई भी उसका साथ मसला है। ठीक है? जैसे-जैसे और अपनी प्लेज़र प्रिंसिपल यानी कि वो अपने खुश रहने के मौके ढूँढता रहता है। जैसे उसे हर चीज़ की ज़िद करने में, अपनी मनमानी करने में उसको एक मज़ा आ रहा होता है। तो ये एक आपकी आइडेंटिटी होती है, वो स्टेज जो होती है, उसमें अनकॉन्शियस बिहेवियर ज़्यादा एनकर्ड हो रहे होते हैं। तो अनकॉन्शियस बिहेवियर को इनकर्ड करने के लिए उसको डिटरमाइन कर रहा है, वो उसको जो है वो ज़ाहिर-सी बात है वो अनकॉन्शियस है, उसको समझदारी तो है नहीं कि वो आग में भी हाथ रख सकता है, जानवर भी पकड़ सकता है, पानी में भी गिर सकता है, उसे कुछ नहीं पता होता। तो उसमें फ्रूड ये कहते हैं कि चाहे वो बचपन हो या जवानी हो, लेकिन जवानी में आके यानी कि मैच्योरिटी में आके थोड़ा-सा कंट्रोल आ जाता है। बाकी अगर एक चाइल्डहुड आइडेंटिटी है, तो उसमें जो है वो चेंज नहीं आता, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती रहती है, अग्रेसिवनेस होती रहती है, फाइटिंग होती रहती है, डिस्ट्रॉइंग, यानी कि पर्सनैलिटी में या वाक़यात में, कंडीशंस में चेंज आता रहता है। कभी अग्रेसिवनेस आती है, कभी आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कभी आप कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं,
कभी आप जो है वो फाइटिंग करने लग जाती हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप में क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो आप मेच्योर होते हैं तो शायद इन बातों पे और इन चीजों पे हंसी आ रही होती है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है, ऐसा ही है। तो इससे जो है एक अंदाजा हो जाता है कि जी हाँ, हम जो है वो अब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जी आईडी यानी कि आइडेंटिटी के हिसाब से, क्योंकि फिर आप उसी चीज से पहचाने जाते हैं। अगर आप लड़ाई करने वाले हैं तो आप लड़ाई की पहचान से पहचाने जाएंगे। आप अगर अग्रेसिव हैं तो आप अग्रेसिव की बेस पर पहचाने जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रॉय करने वाले हैं तो आप डिस्ट्रॉय के हिसाब से जाने जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पर्सनैलिटी की एक छाप बन जाती है और बंदा उसी हिसाब से जो है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जरा ईगो के ऊपर। ईगो को हम समझते हैं, दूसरी स्लाइड है जो कि ऊपर आगे पीछे हो रही है, जरा उनको देख लीजिए। ईगो नाम की स्लाइड आपको सबको नजर आ रही होगी, जिसे हम कहते हैं जी कॉन्शियस स्टेज ऑफ बिहेवियर। यानी कि यहाँ पर इंसान अपना जागा हुआ होता है, जमीर उसका सामने होता है, वो अपना आप को शऊर में रखता है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है आप लाशऊरी गैर शऊरी तौर पे आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसकी कंडीशन भी बता दी कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड हो रहा होता है। मेंटेन बैलेंस बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो, यानी कि ईगो में भी कंट्रोल, यानी कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी सुपर ईगो के बीच में। यानी कि पर्सनैलिटी यानी बिहेवियर के जो स्टेजेस हैं उसके अंदर आप अपने आप को कहाँ सस्टेन कर सकते हैं, कहाँ मेंटेन कर सकते हैं, वो है ईगो का पार्ट। यानी ईगो होना चाहिए, लेकिन किस लिहाज से कि आपने अगर अपने असूल अपने नॉर्म्स बना लिए हैं तो उसको आप ऐसे बाय हुक और बाय क्रुक जो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, विच इज बैड फॉर अदर्स, के वो कैसे आप उसको जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कहते हैं ना, जब बहुत ईगो बहुत अना परस्त है, उसे सिर्फ अपनी जात से प्यार होता है। लेकिन वो जो जात होती है, जाहिर सी बात है, वो आइडेंटिटी और सुपर ईगो के बीच में होती है। तो जो आइडेंटिटी होती है वो एक अपनी जात के साथ ही है, लेकिन अपनी जात पे ही गुरूर कर देना, अपनी जात पे ही फोकस कर देना, वो ईगो बन जाता है। लेकिन जब वो हद से ज्यादा हो जाता है कि आपकी जात ही हर दूसरे पे इम्प्लीमेंट होने लग जाए, अपना गुस्सा आप दूसरों पे ही डालने लग जाए, अपनी अपनी हर बात की जिम्मेदारी दूसरों पे डालने लग जाए, तो वो सुपर ईगो कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन है कि हम जो, क्योंकि इसमें अब आपको शऊर है, आप कॉन्शियसली ये बात जाहिर कर रहे हैं, बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो अब उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना कि आइडेंटिटी और सुपर ईगो के बीच में, तो ये ईगो एक ऐसी चीज है जो बैलेंसेबल हो सकती है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सुपर ईगो। इसमें पहला पॉइंट क्या है जी, रिप्रेजेंट कॉन्शियंस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी इतनी हद तक चले गए आप कि अगर अब यहाँ पर अदीबा है, इरम है, तो अब मैं हर एक के लिए रिप्रेजेंटेटिव वैसे ही बन जाऊंगी। मुझे एक ही के साथ अपनी अना का मसला हो गया, जैसे होता है बाज दफा, बाज कोई दोस्त होता है, कोई दुश्मन होता है, वो दोस्त हद से ज्यादा जब दोस्ती कर जाता है, तो कहते हैं ना हद से ज्यादा हद से तजावुज कर जाता है, तो वो दुश्मनी की तरफ भी आ जाता है। तो जो दुश्मन होता है वो भी हर एक बात की तरफ, बुराइयों की तरफ लगा रहता है कि वो काम करके छोड़ना है, ठीक है। तो वो कॉन्शियस होता है, उसे पता होता है कि जी वो किस तरह से जो है वो बिहेव कर रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बेस्ड ऑन परफेक्शन प्रिंसिपल्स, यानी यहाँ पर जो होता है, आप अपने रूल्स सेट कर लेते हैं और अपने आप को उसी प्रिंसिपल्स के तहत चला रहे होते हैं कि भाई मैंने तो अपना एक रूल बनाया हुआ है कि अगर अटेंडेंस आपकी होगी तो 10 मिनट अगर आप लेट होंगे तो अटेंडेंस होगी ही नहीं। अच्छा जी, आपका अगर 5 मार्क्स भी कम हो गया, आपने अगर एक लाइन भी नहीं खींची, तो ये चीज होगी ही नहीं। तो आपने अपने अपने प्रिंसिपल इतने सेट कर लिए हैं कि अब दूसरी की जात भी उसमें मुतासिर हो रही है। और ये कोई ला इल्मी वाली बात नहीं है, लाशौरी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्शियस बात हो रही है, और इसमें आप सब लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जो कोई मुझसे कोई एक्सप्लेन करना चाहता है या कोई पूछना चाहता है, बेटा बार बार पूछ सकते हैं। मेरा और आपका जो है, मैं बहुत फ्रेंकली इन्वायरमेंट में काम करने की आती हूँ और बहुत फ्रेंकनेस रखती हूँ, लेकिन वही बात है कि लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। तो एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी, आई एम योर मेंटोर, आई एम योर टीचर, आई एम योर लेक्चरर। तो आप जिस तरीके से मुझसे बात करना चाहेंगे और जिस मौजू पे भी बात करना चाहें, तो हम इस पे भी इसमें इंटरेक्शंस कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा आप सब लोगों को बात समझ में आ रही है?
कोई इश्यू है, अभी भी अगर किसी को मतलब कोई हेजिटेशन है, अव्वल तो हम यहाँ पर डिस्कशन क्लास रखेंगे ताकि सबकी हेजिटेशन रिमूव हो, सबका कॉन्फिडेंस रेज हो। इसके अलावा जो है वो एक्टिविटीज भी क्लासेस में होंगी हमारी, तो इंशाल्लाह जो है वो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हमारा जो है वो अपडेट होगा। ठीक है जी, सबकी तरफ से। अच्छा जी, बेस्ड ऑन परफेक्शन प्रिंसिपल्स के बाद हमारे पास है डिपेंड अपॉन कल्चरल वैल्यूज एंड मॉरल्स। बिल्कुल हमारे कल्चर और हमारे मॉरल्स भी हमें सुपर ईगो बना देते हैं। यानी कि अगर मेरी रिवायतें हैं और मेरे सकाफत में है तो मैंने यही करना है। हम राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो कहते हैं जी मर जाएंगे या मार मार देंगे, लेकिन इज्जत अपनी जबान से नहीं फिरेंगे। ये सुपर ईगो लोग हो गए ना। तो अपने मोराल्स यानी कि अपनी वैल्यूज, जो मोरल डेवलपमेंट कर दिया है, जो आपके आबा अजदाद से, आपके कल्चर से, आपके एनवायरमेंट से आपको मिल गया है, तो वो जो है वो मिटता ही नहीं है, वो खत्म ही नहीं होता। तो वो चीज जो है वो आपको कहते हैं जी झुकेंगे नहीं, सर कटा देंगे, सर झुका नहीं सकते, और हम जो है वो जबान पे जो है फिर नहीं सकते। तो ये मतलब कल्चर से आप डिनोट कर रहे होते हैं कि हाँ भी ये लोग बड़े सुपर ईगो लोग हैं। यानी कि वो अपना अपने कॉन्शियस में रहते हैं, उन्हें सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्या है वो कहाँ बेस कर रहे हैं, अपने मोरल से, अपनी वैल्यूज से, अपने प्रिंसिपल से, अपने कल्चर से। वो इतने गुम हुए होते हैं कि उनका बिहेवियर उसी तरह बन जाता है। जैसा टीचर होगा, जैसी क्लास होगी, उसी तरह मेरा बिहेवियर बन जाएगा। मैं जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही हूँ मेरा बिहेवियर वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम अपडेट करेंगे, आगे कोई भी अमेंडमेंट कोई भी चेंजिंग आती है तो आप लोग सब कनेक्टेड रहिएगा। किसी को कोई पूछना है वो भी मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अभी जो है वो आगे हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू। जी बेटा, अगर किसी ने पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हमारी प्रॉपर 2 आवर्स की होगी, और जो है जो भी अपडेशंस, जो भी चेंजिंग्स होंगी या जो भी अमेंडमेंट्स होंगी वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अल्लाह करे कि अब हमारी कोई भी जो है वो प्रॉब्लम्स आए रेलिवेंट आई, ये जो इलेक्ट्रिसिटी नेट के सारे इश्यूज हैं। ठीक है जी, अब ज़रा मैं आप लोग जो है वो आबिद, इनकी अटेंडेंस भी जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो इनकी अटेंडेंस भी जो है वो रिकॉर्ड रखें। मुझे सारी अब मुझे बता दें कि कितनी इसमें क्लास में स्ट्रेंथ है, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 ही यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं। अब मैं ग्रुप में ही सबको जो है रिकॉर्डिंग भेज दूँगी, तो उसमें सुन लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ कहना है तो फिर मैं क्लास एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी अब नमाज का भी टाइम हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी प्रॉपर 2 आवर्स की क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, अल्लाह Thank you so हाफिज़। much, ma'am.